पहले let's understand what is equilibrium. Now you tell me what is equilibrium. What do you understand by equilibrium? Stable. Stable. balance. Stable. Balanced. Very good. कुछ नेट ना हो, मतलब जीरो हो, नेट जो भी नेट हो. Very good. No Sir, movement Px of turn energy equals or P of gas. सर मतलब वैल्यूज फिक्स्ड होती है टेम्परेचर प्रेशर या फिर वॉल्यूम की? वेरी गुड वेरी गुड. चलो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. जैसे लेट्स से दिस ब्लॉक इज, ये सरफेस पे रखा हो. यार अपना माइक ऑफ रखो यार. ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक बस रखा हुआ है, तो इस स्टेट को हम क्या कहेंगे? Equilibrium. नाउ इसे बोलते हैं हम, टू बी मोर स्पेसिफिक, स्टैटिक इक्विलिब्रियम. कि उसमें कोई फोर्स एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है. एक जनरल हम आइडिया ले रहे हैं इक्विलिब्रियम का. नाउ लेट्स से मैं अब इस ब्लॉक को मैं क्या कर रहा हूं, इधर से फोर्स लगा रहा हूं, 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं. ठीक है. ये जो ब्लॉक है ये आता है थोड़ा सा आगे, यहां पे आता है. जैसे ये यहां पे आता है, मैं यहां पे लगा रहा हूं फोर्स 2 न्यूटन का, तो ये जो है ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है वापस. नो, ये भी क्या है? इक्विलिब्रियम ही तो है भाई. थोड़ा सा इधर गया वापस आ गया, थोड़ा सा इधर गया वापस आ गया. तो ये प्रोसेस जो है चलता जा रहा है, साइकिल चलता जा रहा है, ये भी तो क्या है? इक्विलिब्रियम ही तो है. बट टू बी मोर स्पेसिफिक, इट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है? तुम्हारा जो इधर जाने का, जो तुम्हारा दोनों का डायरेक्शन है, मूवमेंट होता है, मूवमेंट इज देयर, बट नेट मूवमेंट जो है वो जीरो रहता है. ये ब्लॉक कहीं जा ही नहीं पाया, ये ब्लॉक बस उसी बीच में रह गया, बट कहीं मूव नहीं कर पाया, नेट मूवमेंट कुछ हो ही नहीं पाया, है ना. मूवमेंट इज देयर. सर तो हम पेंडुलम का भी एग्जांपल दे सकते हैं ना? पेंडुलम का भी ऑसिलेशन से एग्जांपल दे सकते हैं. कंपेयर वेरी हो वेरी गुड सकता है. वेरी गुड. तुम्हारा पेंडुलम जो है वो यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से चलता रहता है, चलता रहता है. ये भी क्या है? एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है. नो नेट मूवमेंट, but movement is there in both the direction. ये तो हमने एक जनरल मतलब समझ लिया इक्विलिब्रियम का. हाँ हाँ बोलो. सर इक्विलिब्रियम फ्रेम पे डिपेंड करेगा? मतलब यार इसमें सर ऐसे पूछ रहा हूँ. फ्रेम व्रेम फिजिक्स मत लिखिए यार, फिजिक्स मुझे कम आती है. बेसिक फिजिक्स की वजह से ही मैं पीछे था. आई मीन सर ये ब्लॉक तो ऐसे अर्थ पे है, लेकिन मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में तो ये तो घूम रहा है ना. अच्छा हाँ वो ठीक है. फ्रेम, हाँ फ्रेम डिपेंडेंट है. फ्रेम क्या ले रहे हैं ऑब्वियसली उस पर मैटर करेगा. इतना सब नहीं सोचा था मैंने अर्थ वर्थ का, बट हाँ फ्रेम डिपेंडेंट है अगर ऐसा कहोगे तो. ठीक है. चलो इसमें एक डेफिनेशन लिखते हैं इसमें. स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इसका मतलब है मींस बैलेंस ऑफ ड्राइविंग फोर्सेस. बैलेंसेस ऑफ, नॉट बैलेंसेस, बैलेंस ऑफ. सर हाँ हाँ बोलो. सर हम स्प्रिंग के मूवमेंट को डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कंसीडर कर सकते हैं. हाँ स्प्रिंग के मूवमेंट को हम बोल सकते हैं. बैलेंस ऑफ ड्राइविंग फोर्सेस इसका मतलब है एक रिएक्शन की बात करेंगे. चलो ये रिएक्शन की बात बाद में करते हैं. पहले हम एक छोटा सा मतलब ही लिख लिया कि बैलेंस ऑफ ड्राइविंग फोर्सेस तुम्हारे. ठीक है. ये होता है तुम्हारा इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब समझ लिया.
अभी इक्विलिब्रियम जो है वो दो टाइप का होता है। ये चलो स्टैटिक और डायनेमिक तो तुम्हारा थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। इक्विलिब्रियम दो टाइप का है। पहला है तुम्हारा टू टाइप्स का है। पहला है फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? जो फिजिकल चेंजेस तुमने पढ़ा होगा ना, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, याद हो तो कुछ? हाँ सर। यस यस सर। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि concerned about physical changes only। पहले ये देखते हैं हम कि फिजिकल चेंजेस कैसे रहते हैं। जैसे तुम्हारा है सॉलिड और लिक्विड में कन्वर्जन, ठीक है, फिजिकल चेंज ही तो है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये सब फिजिकल स्टेट ही तो है। तो उनके यस। बीच में जो इक्विलिब्रियम है दैट इज कंसर्न रिलेटेड टू फिजिकल चेंज ओनली। तो उनके बीच में जो इक्विलिब्रियम है दैट इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे तुम्हारा लिक्विड टू गैस है या फिर सॉलिड टू गैस। पहले हम इसको वो देख लेते हैं, फिजिकल चेंज को देख लेते हैं। अब देखो ये जो है, ये जो सिंबल है, ये सिंबल जो है वो रिवर्सिबल के लिए है। रिवर्सिबल का मतलब हमने कहाँ देखा था, याद है कुछ? प्रोसेस में थर्मो में देखा, थर्मो में देखा था, याद हो तो? रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता था, हर एक पॉइंट पे क्या रहता था, वो इक्विलिब्रियम अपने रहता अपने था, स्टेट, हाँ। ठीक है। तो रिवर्सिबल चेंज या फिर हम उसे दिखाते हैं इक्विलिब्रियम। ये सिंबल एक रिप्रेजेंटेशन है किसका, इक्विलिब्रियम का। ये पूरे चैप्टर में ये आता ही रहेगा। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। वैसे तो तुम लोगों को अभी फिजिकल चेंजेस के बारे में पता ही है, बट एक बार मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं। पहला है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। मैं इतना ही लिखता हूं ना इक्विलिब्रियम शॉर्ट फॉर्म में, तो समझ जाना, ठीक है। तो ये हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं रेट ऑफ टू प्रोसेसेस। दो प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, उनका जो रेट होगा विल बी सेम। नाउ इसका क्या मतलब है, लेट्स से मैंने लिया है, पानी लिया है, आइस ली है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है। तो मैं क्या कहूंगा कि जिस रेट से आइस मेल्ट हो रही है उसी रेट से पानी जो है वो क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर स्टेट को वी विल से इक्विलिब्रियम, वी विल से इक्विलिब्रियम। नाउ मैं क्या लिख रहा हूं, एट इक्विलिब्रियम rate of melting of ice is equal to rate of freezing of water। जैसे मैं उस ब्लॉक का एग्जांपल दे रहा था तो मैं क्या कर रहा था, जिस रेट से वो जा रहा था उसी रेट से वापस आ रहा था। भाई फोर्स का मतलब क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास तो कांस्टेंट है, बट एक्सीलरेशन क्या है तुम्हारा, रेट ही तो हुआ एक तरीके से। मतलब एक्सीलरेशन में हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाए, वेलोसिटी, कि जिस वेलोसिटी से वो जा रहा था उसी वेलोसिटी से वापस आ रहा है, तो एक तरीके से क्या हो गया, वो इक्विलिब्रियम ही हो गया। तो यहाँ पे भी रेट क्या है कि दोनों का रेट जो है, कन्वर्जन का जो रेट है दो प्रोसेस का, प्रोसेस दो कौन कौन से हो रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड। तो इन दोनों प्रोसेस का जो रेट है वो बराबर है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? सर ये दोनों प्रोसेस एक बार में तो अकर नहीं होंगे ना, एक ही साथ अकर नहीं होंगे ना।
साइमल्टेनियसली हो रहा है। जिस रेट से तुम्हारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसी रेट से तुम्हारा लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे याद हो तो एट इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का? 0 डिग्री 0 सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। तुम्हें याद है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहते हैं? सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट रहती है। और वो जो कन्वर्जन के लिए हमें कौन सी एनर्जी चाहिए होती है? लेटेंट हीट पड़ा होगा, याद होगा तुमको, है ना? यस सर। तो यस सर। ये जो पॉइंट होता है 0 डिग्री वाला, जो पॉइंट होता है उस पे तुम्हारा क्या होता है? ये इक्विलिब्रियम आता है। चलो हम फ्रीजिंग पॉइंट जो है या मेल्टिंग पॉइंट एक ही बात है, हम उसको डिफाइन करते हैं। तो द टेम्परेचर एट विच, ऐसा टेम्परेचर सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट of pure substance are in equilibrium at atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, है ना? ये नेसेसिटी कंडीशन है, इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये तुम्हारा होता है फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है। किसी को सर? डाउट है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में? हाँ बोलो। सर वैक्यूम में ऐसा होगा, मतलब एट 0 डिग्रीज पे दोनों स्टेट है ऐसा? वैक्यूम में तो तुम्हारा कुछ लाइक प्रोसेस मतलब कुछ होता ही नहीं है ना, वो फ्री छोड़ दिया जाता है, जो भी होता है अपने आप हो रहा होता है। तो अगर 0 डिग्री है तो वहां पे, बट वहां पे क्या रहेगा? तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं मिल पाएगा उसको, जो भी होगा, यस बट सर। हमारा जो जो हम इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं उसकी बात नहीं कर पाएंगे वहां पे। यस सर। सर हाँ हाँ बोलो। सर जैसे ही वाटर मतलब इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो आइस बनने के लिए मतलब कौन सी एनर्जी लेता है? लिक्विड टू लिक्विड टू सॉलिड, यस सर, 0 डिग्री सेल्सियस के जस्ट बाद में। लेटेंट हीट लेता है ना। सर मतलब कोई स्पेसिफिक लेटेंट हीट कुछ ऐसे करके? मतलब लेटेंट हीट ऑफ, तुम बोल सकते हो फ्रीजिंग बोल सकते हो। सर फ्यूजन कब होता हाँ है सर, फिर? फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन फ्यूजन तुम्हारा कब होता है? जब तुम सॉलिड से लिक्विड की बात कर रहे हो तब। फ्रीजिंग क्या होता है? लिक्विड से सॉलिड। मैं एक बार लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे। सर तो वो फ्यूजन रिलीज और कर देगा ना हीट ऑफ फ्यूजन। वो तो खैर हाँ जो भी है, अब उल्टा हो रहा है तो रिलीज हो जाएगा, और डायरेक्टली सर सॉलिड टू ऐसा लिक्विड जा बोल रहा है तो वी सकते हैव हैं टू गिव कि सम अगर एनर्जी। एक में एब्जॉर्ब हो रहा है और एक में रिलीज हो रहा है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ऐसा बोल हाँ सकते हैं? हाँ ऐसे बोल सकते हैं। तो सॉलिड टू लिक्विड में यू हैव टू गिव एनर्जी। तो लेटेंट हीट ऑफ, क्या कहूंगा मैं, फ्यूजन, और ये क्या होता है? देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे अब्सॉर्ब हो रहा है। लिक्विड टू सॉलिड, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग अपन बोल सकते हैं। ये क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सॉलिड लिक्विड। फटाफट हम करते हैं नेक्स्ट है लिक्विड। सर हाँ हाँ बोलो। सर तो मतलब अगर स्पेस में किसी ने पानी ऐसे बाहर फेंक दिया तो फिर वो आइस नहीं बनेगा कि बनेगा? क्योंकि सर उधर तो एब्सोल्यूट जीरो है ना। एब्सोल्यूट जीरो है, बट वहां पे कोई ड्राइविंग फैक्टर ही नहीं है ना। मतलब वहां पे ना तो तुम्हारा तुमने पानी फेंक दिया, नहीं तो फिर पानी वहां पे एग्जिस्ट करेगा ही कैसे अगर जीरो है तो? सर तो फिर एस्ट्रोनॉट्स के पास होता है ना, फिर वो सर कैसे? हाँ, वहां पे क्या होता है, पूरा अलग सर प्रोसेस होता है। हाँ बोलो बोलो।
सर वो नेशनल ज्योग्राफी में प्रोग्राम आता है स्ट्रीट जीनियस करके, उसमें सर पानी को वैक्यूम में रखा था तो सर वो बॉईल हो गया था, तो कुछ ना कुछ नॉर्मल टेम्परेचर वाटर। दिया होगा। सर बाहर काफी ठंडक थी पर सर वैक्यूम में था, मतलब वाटर वैक्यूम में कर रहा था, वैक्यूम पंप से पूरा वैक्यूम कर दिया था तो पानी बॉईल हुआ था, क्योंकि उसके सर पास वो काफी शुगर स्पेस बढ़ गई थी, स्पेस बढ़ जाती तो है तो सर फिर वो बाहर के पार्टिकल्स सराउंडिंग एक्सपांड पे करते हैं। डिपेंड करेगा सर सर, सर क्योंकि बोले बाहर बाहर अगर पे डिपेंड करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बाहर के सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और सर स्पेस में तो हर एक पॉइंट टू पॉइंट भी टेम्परेचर तुरंत बदलता है ना। पॉइंट टू हाँ पॉइंट सर। टेम्परेचर बदलता है, ये तो है। काफी सारे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे तब जाके हम एक डेफिनेट आंसर दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में क्या है, तुम्हारे पास H2O लिक्विड है और ये तुम्हारा वेपराइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जिस रेट से लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो इस इक्विलिब्रियम पे अपन क्या बोलेंगे, रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, दूसरा है रेट ऑफ कंडेंसेशन। गैस टू लिक्विड क्या होता है, लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन होता है, गैस टू लिक्विड क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। आई गेस सभी को पता है ये सब चीजें। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिखा है ना हमने, या नहीं लिखा है? So the temperature at which the atmospheric pressure and the pressure of the substance becomes same. So the temperature at which atmospheric pressure जो है becomes equal to वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के बराबर आ जाए, उसे कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। तो उसके लिए हमारा वोलेटाइल सॉलिड होना चाहिए। वोलेटाइल का मतलब सभी को याद है ना? यस सर। वोलेटाइल सॉलिड होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं। अब जैसे तुम्हारा कैम्फर होता है, कैम्फर सभी को पता है, लैब वगैरह में कभी यूज किया होगा। कैम्फर क्या होता है, तुरंत उड़ जाता है वो। Yes. I2B क्या है ना, वो I2B तुम्हारा वोलेटाइल होता है। ठीक है, सर तो यहाँ अमोनियम पे क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड भी होता है। यस सर। तो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ सब्लिमेशन जो है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, नैप्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल, यस। ठीक है, ये बराबर होता है, ये तुम्हारा सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है तुम्हारा, ये तो हमने एक फिजिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट कर लिया, इसमें और भी चीजें आती है। जैसे तुम्हारा है, चलो हम उसको नए पेज पे स्टार्ट करते हैं। सर हाँ हाँ बोलो। लास्ट वाला पार्ट एक मिनट बताइए ना प्लीज, वो सॉल्व। बस ये बताया कि तुम्हारा सॉलिड जो है जब वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो तुम उसको क्या बोलते हो, सब्लिमेशन बोलते हो। और गैस जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो तुम क्या बोलते हो, कंडेंसेशन बोलते हो। तो तुम्हारा क्या हो गया,
सब्लिमेशन, रेट ऑफ सब्लिमेशन जब इक्वल होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के, सो दैट विल बी कॉल्ड एज सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। ओके सर। नाउ नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रियम involving dissolution of solids or gases in liquids। ठीक है, वैसे तो ये तुम वहां पे भी पढ़ोगे, 12th में एक चैप्टर आएगा सॉल्यूशन, उसमें ही पढ़ोगे। पहले हम पढ़ते हैं सॉलिड्स इन लिक्विड्स। किसका माइक ऑन है यार? ये अच्छा, इसमें अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, तुमने कभी किया होगा अगर एक्सपेरिमेंट, तो तुम्हारे पास पानी है, तुम उसमें क्या कर रहे हो? शुगर मिला रहे हो या फिर नमक मान लो, NaCl ऐड कर रहे हो, सॉल्ट ऐड करते जा रहे हो, फिर उसके वो मिलाते जा रहे हो। एक पॉइंट आता है जब तुम्हारा सॉल्ट है वो घुलना बंद हो जाता है। कभी एक्सपीरियंस किया हो तो? यस सर, है ना? सैचुरेशन So, आ जाता है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। 8-9 में पढ़ा होगा इस वक्त इसके बारे में। यस सर। Yes. ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो नीचे सेपरेट हो जाता है, नीचे सॉरी प्रेसिपिटेट बना लेता है, नीचे Yes. जमा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा रेट ऑफ डिसोल्यूशन उस पर्टिकुलर, अब देखो क्या हो रहा है, जैसे तुम मिलाते जा रहे हो तुम्हारा क्या सैचुरेशन पॉइंट आ गया, तो सैचुरेशन पॉइंट में क्या होता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है वो रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के बराबर हो जाता है। सर सैचुरेशन पॉइंट पे कि सैचुरेशन पॉइंट के बाद? तुम सैचुरेशन पॉइंट ही बोलोगे ना उसको, जब इक्विलिब्रियम अटेंड होगा वो सैचुरेशन पॉइंट ही कहलाएगा। अगर मान लो तुमने पीपीटी बहुत सारा बन गया है तो वो अलग स्टेट हो जाती है, उसे हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। चलो मैं बता देता हूँ, सैचुरेशन पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट होता है अनसैचुरेटेड। हाँ ये वाला रिपीट कीजिए ना प्लीज। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तुम सॉल्ट को तुम मिक्स कर रहे हो, लेट्स से 50 ग्राम सॉल्ट ऐड किया, उस 50 ग्राम वाले पॉइंट पे वो क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। अब वो प्रेसिपिटेट बनना चालू करेगा, अब वो क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बनना चालू करेगा। तो उस जो पॉइंट है वो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। समझ में आया? तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे, सैचुरेशन पॉइंट को। अब क्या है, सैचुरेशन पॉइंट से जस्ट पहले क्या था, जैसे ग्राम पे सैचुरेशन आया, तो इसका मतलब 48 ग्राम पे अपन क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट भी बोल सकते हैं उसको। कैसे भी बोल सकते हैं, वो खैर अपना तरीका है। मोर सॉलिड कैन बी मिक्स्ड टू मेक इट सैचुरेटेड, हम ऐसे डिफाइन करते हैं। दूसरा होता है सर उसमें मतलब उस समय कौन सा इक्विलिब्रियम होता है कि होता ही नहीं है? इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं, इक्विलिब्रियम केवल सैचुरेशन पॉइंट पे आएगा। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या, 50 ग्राम पे अगर सैचुरेशन है तो 60 ग्राम में क्या होगा, तुम्हारे पास प्रेसिपिटेट भी रहेगा, तुम्हारे पास वो घुला हुआ मिक्सचर भी रहेगा, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सर फिर इसका सैचुरेशन लेवल फाइंड कैसे करेंगे? जैसे ही वो प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट करेगा, उससे जस्ट पहले वाला पॉइंट, जस्ट पहले वाला पॉइंट। सर अगर हमें मैग्नीट्यूड में मेजर करना हो तो जैसे मान लो 50 ग्राम तुमने ऐड किया, 50 ग्राम पे क्या है तुम्हारा, कुछ नहीं हुआ है, बट 51 ग्राम पे तुम्हारा क्या हो गया, प्रेसिपिटेट बनना चालू हो गया।
इसका मतलब तुम्हारा क्या है 50 ग्राम वाला पॉइंट हो गया। या फिर तुम थोड़ा और मेजर करना चाहो तो तुम्हारा जो बैलेंस है जिसमें तुम चेक कर रहे हो वो थोड़ा और अच्छा ले लो, तो उसमें तुम 50.3 पे देखोगे कि सर 50.3 पे तुम्हारा सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है। हाँ बोलो। सर ओके सर। सैचुरेशन पॉइंट अलग अलग सॉल्यूशन का अलग अलग होता है, अलग अलग सॉल्वेंट का। हाँ वो अलग अलग ही होता है सबका। और सर वो सॉल्यूट पे भी डिपेंड करता है। आई मीन अगर हमने सॉल्वेंट वाटर ले लिया तो उसमें एक बार शुगर करे या फिर एक बार सॉल्ट करे हाँ तो। करके देख लो, तुम्हारा देखो शुगर जो है और क्या नाम है सॉल्ट जो है वो अलग अलग टाइम पे सैचुरेट होंगे। सर सर हाँ 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 सर हाँ बोलो। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रहा तो वो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं या नहीं बोलते? अनसैचुरेटेड पे प्रेसिपिटेट कैसे बनेगा? नहीं बनता, मतलब उस पे भी नहीं हाँ बनता ना तो। हाँ हाँ, तो उसको सैचुरेशन नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली। नहीं मतलब सैचुरेशन वो क्या है? इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं, कि इक्विलिब्रियम नहीं होगा, नहीं इक्विलिब्रियम। ओके नहीं सर। होगा नहीं। जैसे वो पॉइंट है ना, वो पॉइंट जहां पे प्रेसिपिटेट बनना जस्ट चालू होगा, मैंने बोला 50 पे अगर तुम 50.1 करते हो तो 50.1 जो है वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। बट वो 50 वाला पॉइंट लास्ट वाला, एक तरीके से समझो मैक्सिमा ऑफ अनसैचुरेटेड, जो मैक्सिमा तक जा सकता है, वो लास्ट वाला जो पॉइंट है दैट विल बी सैचुरेटेड, सैचुरेशन पॉइंट। उसको हम इक्विलिब्रियम, वहां पे तुम्हारा इक्विलिब्रियम हो जाता है। सर एक बार आप प्लीज सुपर सैचुरेटेड वापस बता देंगे? हाँ हाँ बता ही रहा हूं। तो सुपर सैचुरेट क्या हो गया? सॉलिड इज बीइंग एडेड अपन बोल सकते हैं राइट आफ्टर saturation when precipitate starts getting formed। जैसे ही प्रेसिपिटेट बनना चालू हो गया एक तरीके से, तब उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड बोलेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ हाँ बोलो। सर यहाँ पे रेट का क्या मतलब होगा? रेट का मतलब है बेसिकली वेलोसिटी। जैसे मान लो क्या नाम है, कोई भी प्रोसेस ले लो तुम, कि जिस रेट से, जैसे तुम्हारा मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा था, जिस रेट से आइस मेल्ट कर रहा है उसी रेट से तुम्हारा जो पानी है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है। उन दोनों का रेट जो है वो बराबर है। ये थोड़ा सा रेट वाला जो पार्ट है ना, ये रेट वाला पार्ट तुम्हें थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे ना, मतलब थोड़ा उस वाले चैप्टर में जाएंगे, उस वाले टॉपिक में जाएंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा रेट का एग्जैक्टली किस तरीके से मीनिंग होता है यहाँ पे। अभी तो तुम्हें ऊपर ऊपर से ही समझ में आ रहा है, फिर जब हम और डीप में जाएंगे और हम कैलकुलेशंस करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली रेट कैसे बराबर हो रहा है। कैसे? ठीक है, ये तो तुम्हारा क्या हो गया? सॉलिड वाला पार्ट हो गया। अब हम कहते हैं गैसेस इन लिक्विड। इसका एग्जांपल है कोक बोतल। देखा होगा पेप्सी वाली जो बोतल आती है, तो जैसे तुम खोलते हो तो क्या होता है? जैसे उसको ओपन करते हो बोतल को तो क्या होता है? गैस निकलती है। गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? CO2। तो देखो CO2 जो रहती है ना, वो जब वो बंद है, जब वो बंद है तब वो इक्विलिब्रियम में रहती है। CO2 गैस, CO2 मिक्स रहती है बेसिकली। तो जैसे ही तुम उसको ओपन करते हो तो तुमने क्या कर दिया? प्रेशर बढ़ा दिया, सॉरी प्रेशर कम कर दिया, सॉरी प्रेशर कम कर दिया। जैसे ही तुमने ओपन किया वैसे ही प्रेशर तुमने कम कर दिया, वो हाई प्रेशर पे बंद होती है। तो प्रेशर कम हो गया तो उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। गैस की जो सॉलिबिलिटी कम हो गई तो वो क्या हो गया? वो एक उस सॉल्यूशन फॉर्मेट से निकल के ऊपर आने लग गई। पहले क्या थी? जब वो बंद थी तो वो इक्विलिब्रियम में थी, आराम से इक्विलिब्रियम मेंटेन था वहां पे उस पर्टिकुलर प्रेशर पे।
सर कैन खोलने से क्या होता है, एक और बार बता सकते हैं? देखो कैन जब तुम खोलते हो तो क्या होती है, फिज निकलती है, बेसिकली गैस निकलती है। तो जब वो कैन बंद रहती है तो वो इक्विलिब्रियम में रहती है हाई प्रेशर पे। तो हाई प्रेशर पे इनको इक्विलिब्रियम पे रखते हैं, गैस और एक्वस फॉर्मेट दोनों को। बट जैसे ही तुम उसे ओपन करते हो तो वो इक्विलिब्रियम जो है वो हट जाता है, CO2 गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। सर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है ना लिक्विड सॉलिबिलिटी की? कम हो जाती है। सर उन्हें शेक करने से फिर से वो प्रेशर बढ़ जाता है। हाँ सर, वही मतलब बिना शेक करे अगर डायरेक्टली निकाले तो नहीं होता, पर अगर शेक करके निकाले तभी होता है ऐसा तो। नहीं, हल्की फुल्की गैस तो फिर भी नहीं निकलती है जब होती है सर, बिना शेक के भी होता है गैस तो। थोड़ा बहुत होता है। शेक करते हो तो क्या वो पूरा बाहर ही आ जाता है, लिक्विड ही बाहर आ जाता है। शेक कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा सा उसको, उसकी जो सॉलिबिलिटी है ना उसमें कुछ, मतलब जो गैस की जो सॉलिबिलिटी है ना उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। जैसे तुम ओपन करते हो तो वो क्या नाम है, बेसिकली प्रेशर जो है वो मतलब गैस जो है पहले क्या थी, आराम से उसमें मिक्स थी, तुमने उसको शेक किया तो जो ऊपर वाला पार्ट जो खाली होता है कैन या बॉटल में, क्या होता है ऊपर वाला पार्ट खाली होता है, वहां पे गैस फिल होती है। ठीक है, तुमने शेक किया तो उस वाली गैस को तुमने क्या कर लिया, अपने लिक्विड के अंदर ले लिया, बेसिकली मिक्सअप हो गया सब कुछ। जैसे तुम ओपन करते हो तो वो बाहर निकल आती है, बहुत तेजी से बाहर निकलने लगती है, फिर वो लिक्विड भी बाहर निकलने लगता है, क्योंकि जो गैस जो ऊपर सेपरेटेड थी वो उसके अंदर मिक्स हो गई है। अब उसको बाहर आना है, बेसिकली सॉल्युबल नहीं होना है, तो वो लिक्विड भी बाहर आने लगता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये यस बात? सर। तो यहां पे क्या रहता है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो रहता है इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंडेंट होता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। फिर हेनरी करके एक साइंटिस्ट थे, इसके बारे में तुम जो है आगे पढ़ोगे 12th में, हेनरीज लॉ। तो उसने ये वाला लॉ दिया और उसने बोला कि जो सॉलिबिलिटी है, प्रेशर जो है, ये मेरा ऐसे रहता है कि कितना मास वो सॉल्युबल है इज इक्वल टू के पी, यहाँ पे के एच होता है। सॉलिबिलिटी का मतलब क्या है, सॉलिबिलिटी का मतलब है तुम्हारा जो भी सब्सटेंस है वो कितना डिसॉल्व हुआ है, मैक्सिमम अमाउंट में कितना डिसॉल्व हुआ है। तो बताओ, जो हमने एग्जांपल लिया था कि सैचुरेशन पॉइंट पे जब हम उसको क्या नाम है, नमक को मिक्स कर रहे हैं, सैचुरेशन पॉइंट हम बोल रहे हैं 50 ग्राम पे आ रहा है पर लीटर वाटर पे सॉल्ट। तो बताओ इसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, बताओ क्या होगी सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर। सर 50 ग्राम होगी। 50 ग्राम ग्राम पर लीटर। मैक्सिमम सॉलिबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड। मैं लिख देता हूं सॉलिबिलिटी का डेफिनेशन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तुम्हारा ये सॉल्यूट ही तो है, दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट, उसे क्या कहते हैं, सॉलिबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे सॉलिबिलिटी क्या होगी, कितनी होगी, ये एक अलग से सेक्शन मैंने बता दिया सॉलिबिलिटी के बारे में। तो हेनरीज लॉ ने, तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, बेसिकली वो सॉल्यूट कितना है इन सॉल्यूशन, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हेनरी ने क्या कहा, हेनरी ने बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है वो बराबर होगा के एच इंटू प्रेशर। के एच यहाँ पे क्या है, हेनरीज लॉ है, सॉरी हेनरीज कांस्टेंट है। ये लॉ जो है इस चैप्टर में हमारा कोई काम का नहीं है ना, बस मैंने इंफॉर्मेशन के लिए लिखा दिया, ठीक है। बट इस चैप्टर में इसका कोई काम नहीं है, ये आएगा तुम्हारे सॉल्यूशन चैप्टर में नेक्स्ट ईयर।
ठीक है, तो इसको पढ़ना मत, कोई जरूरत नहीं है, बट ऐसी नॉलेज के लिए बता दिया मैंने। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें थी, फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं सर गैसेस का भी लिक्विड में कोई सैचुरेट पॉइंट होगा ना? हाँ, वहां पे भी होगा। उसको गैसेस की सॉलिबिलिटी को फिर हम वो बोलेंगे कि वहां पे वो सॉल्युबल हो गई, सॉलिबिलिटी और ऑफ गैस इन लिक्विड। सैचुरेशन के बाद ट्राई करेंगे तो जैसे इसमें तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होना चालू हो जाता है, तो गैसेस में सर नहीं होगा और ऐड? गैसेस में ऐड अब करना चाहो तो कर सकते हो बहुत ज्यादा, बट वो फिर क्या है ना, तुम्हारे वो बबल्स आने लगेंगे, लिक्विड जो है वो थोड़ा सा मतलब उस फॉर्मेट में आने लगेगा, बबल्स ज्यादा फॉर्म होने लगेंगे, वैसा हो जाएगा केस। स्टेबल नहीं होगा। जैसे तुम्हारा कोक का बोतल में क्या रहता है, सब कुछ स्टेबल रहता है, बट मान लो तुमने ज्यादा गैस ऐड कर दी तो क्या वो बबल्स फॉर्म होना चालू हो जाएंगे, लिक्विड के बीच में प्रेशर लगना चालू हो जाएगा। क्लियर है? अब हम बात यस सर। करते हैं यस सर। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, उसके बाद में हम केमिकल इक्विलिब्रियम में जाएंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इससे तुमको केमिकल इक्विलिब्रियम समझने में आसानी होगी। दो टाइप की रिएक्शंस होती है, एक तो होती है इरिवर्सिबल, देखो ये हर बार आता है इरिवर्सिबल, वहां पे भी आया था, कहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स में भी आया था, यहाँ पे भी आता है रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, इरिवर्सिबल क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती है? फाइनल स्टेप्स में हो जाए। एक ही डायरेक्शन में, जैसे हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस देखा था जो एक ही डायरेक्शन में होता था, यहाँ पे ये भी क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। रिएक्शंस which take place in one direction, एक ही डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल NaCl प्लस AgNO3, तो ये क्या बना रहा है, NaNO3 प्लस AgCl, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। देखो, तो इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन सर इरिवर्सिबल में आएगा? हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन इरिवर्सिबल में, ये रस्टिंग ऑफ आयरन बोल सकते हैं, मतलब एक बार हो गया तो हो गया, वापस नहीं आएगा। जैसे टाइम है, टाइम क्या इरिवर्सिबल ही तो है, एक बार हो गया तो हो गया, वापस थोड़ी आता है। यस सर, लेकिन रिएक्शन नहीं है ना। हाँ, मतलब मैं तो ऐसे एग्जांपल दे रहा था, तो वो उसके हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हैं। दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। जैसे तुम्हारा NaOH प्लस HCl कन्वर्टिंग इनटू NaCl प्लस H2, ये क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। दूसरा reactions which take place in open vessel, ओपन वेसल में हो with one of the gaseous product। इसका मतलब समझ में आएगा अभी। Reactions which take place in open vessel with one of the gaseous product, जैसे तुम्हारे पास है CaCO3 सॉलिड
CO सॉलिड, मैं ओपन वेसल में करा रहा हूँ इस रिएक्शन को। तो मुझे एक बात बताओ, CO2 गैस जो बन रही है वो क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। अगर ओपन वेसल होगा तो बाहर निकल जाएगी। अगर CO2 बाहर निकल गई तो क्या ये प्रोसेस वापस हो सकता है? बैक साइड आ सकता है? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं आ सकता। CO2 तो निकल गया, चांस ही नहीं है। तो ओपन वेसल में अगर तुम्हारा कोई भी एक प्रोडक्ट गैसियस प्रोडक्ट है तो मतलब वो रिएक्शन क्या होगी? इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो ये हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में जाना। अभी हम देख रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल वो रिएक्शन क्या है? ओपन वेसल वाला क्या बोला? देखो तुम्हारा ओपन वेसल है, तुमने CaCO3 सॉलिड से क्या बनाया? CO2 गैस बनाया, ठीक है। अब और ओपन वेसल है तो गैस उड़ के चली जाएगी ना। अब गैस उड़ के चली गई है तो CO2 है ही नहीं तुम्हारे पास, और CO2 नहीं है तो क्या तुम उस रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हो? बताओ, रिवर्स कर सकते हो कि नहीं? कर ही नहीं सकते, तुम्हारे पास CO2 है ही नहीं। तो इसका मतलब वो क्या होगी? इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या हो जाएंगी? जो क्लोज वेसल में हो। बेसिक डेफिनेशन तो ये हो गई कि रिएक्शंस which proceed in both the direction, दोनों डायरेक्शन में हो, है ना। जनरली ये किस में होती है? क्लोज वेसल में होती है। जैसे तुम्हारा क्या है, N2 गैस है, चलो एक में ये तो चलो थोड़ा और स्पेसिफिक हो गया। लेट्स से A प्लस बी बन रहा, A प्लस बी जो है वो C प्लस डी बना रहा है। एट द सेम टाइम C प्लस डी क्या बना रहा है? A प्लस बी बना रहा है ना। इनको हम कंबाइन क्या लिखेंगे कि A प्लस बी जो है वो C प्लस डी भी बना रहा है, और C प्लस डी जो है वो A प्लस बी भी बना रहा है। तो ये तुम्हारा रिवर्सिबल का सिंबल है। एक और रिएक्शन लेते हैं। इसमें तुम्हारा जैसे इसमें दो पार्ट है। पहला है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होती है? मॉलिक्यूल्स स्पीशीज तुम्हारे क्या सर होते हैं? हाँ हाँ बोलो। सर रिवर्सिबल प्रोसेस जो है सर वो एक ही apparatus में होनी जरूरी है या फिर प्रोडक्ट बनने के बाद वो दूसरे apparatus में जाकर भी ए और बी बना सकता है? अपैरेटस से मैटर नहीं करता वो तो, खैर तुम्हारा क्लोज होना चाहिए वैसे। मतलब अब गैशियस प्रोडक्ट नहीं है तो ओपन भी चलेगा, बट गैशियस प्रोडक्ट हो तो फिर क्लोज होना चाहिए। बाकी अपैरेटस से उतना मतलब नहीं है, तुम उसको दूसरी अपैरेटस में भी डाल दोगे तब भी वो वापस उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कंडीशन चेंज कर दोगे तब दिक्कत हो सकती है ना, तब दिक्कत हो सकती है। कंडीशंस वगैरह अगर तुमने चेंज कर दी तो कंडीशंस के बारे में हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। ली चैटलियस प्रिंसिपल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में इसका यूज होता है, वहां पे हम कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशन चेंज कर दे तो वो इक्विलिब्रियम को कैसे इफेक्ट करता है। बट कंडीशन भी चेंज कर दे ना तो भी इक्विलिब्रियम आएगा, थोड़ा लेट आएगा, ये जल्दी आएगा, लेकिन तो भी आएगा। इवन इफ वी चेंज द कंडीशन, टाइम तुम्हारा चेंज हो जाएगा बट इक्विलिब्रियम जरूर आएगा, अगर एक बार इक्विलिब्रियम हो गया है तो। एनीवे इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। तो स्पीशीज तुम्हारे मॉलिक्यूल्स हो, जैसे तुम्हारा H2 गैस है, I2 गैस है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? HI गैस में। जैसे तुम्हारा हेबर्स प्रोसेस है, हेबर्स प्रोसेस सभी को पता है ना, ये रिएक्शन तो हम बहुत बार लिख चुके हैं। इसमें क्या होता है, N2 और H2 जो है वो मिलके NH3 बना रहे हैं, और फिर NH3 वापस से टूट के क्या बना रही है? N2 और H2 बना रही है। तो जो अमोनिया बनाने के लिए मतलब हम जो बनाते हैं अलग से बल्क में बनाते हैं इंडस्ट्रीज में, तो उसमें क्या करते हैं, NH3 हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करते हैं कि NH3 ज्यादा से ज्यादा मिले, तो उसके लिए हम कंडीशंस चेंज करते हैं। ये हम पढ़ेंगे बाद में, पढ़ेंगे चलो इसके बारे में कि हम ज्यादा से ज्यादा NH3 कैसे बनाएं, क्योंकि NH3 वापस से N2 और H2 में कन्वर्ट होती रहती है। जैसे तुम्हारा एक रिएक्शन है PCl5 गैस में है, टूट जाता है PCl3 गैस प्लस
Cl2 गैस, N2 गैस जो है और O2 गैस आपस में रिएक्ट होके NO गैस बनाती है। वो भी क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। दूसरा इसमें आता है आयनिक रिएक्शंस। ये तुम किस में पढ़ोगे, ये तुम पढ़ोगे उसमें क्या नाम है, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, ठीक है। बट इसका बेसिक मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, आयंस में टूट जाता है। जैसे तुम्हारा ये एसिड है, तुम उसको पानी में डालोगे ना तो टूट जाएगा, बट ये वापस जुड़ के इसमें भी कन्वर्ट होता रहेगा। NH4OH है, ये भी टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4 + OH-। तो ये जो है रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा, बट इसमें क्या रहेंगे, प्रोडक्ट्स हमारे आयंस रहेंगे, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट जो भी है, आयंस का इन्वॉल्वमेंट रहेगा बेसिकली। मैं इसमें लिखना चाहूं तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस। बताओ कोई डाउट है क्या? सर हाँ हाँ बोलो। सर वो PCl5 का स्टेट क्या लिखा है? गैस, गैस सारे के सारे गैस में। बोलो कोई डाउट है क्या? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हमने पढ़ लिया, इसका बेसिक नॉलेज जो है वो हमें होना चाहिए। इनके ऊपर तो क्वेश्चन जनरली नहीं पूछते, बट फिर भी नॉलेज वाइज तो हमें पता होना चाहिए, कहीं पे भी यूज हो सकते हैं ये वर्ड्स टर्म्स जो है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा चैप्टर जो है फाइनली अब स्टार्ट हो रहा है। अब तुम्हारा आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल नेम जो है उससे क्या मतलब निकल रहा है? केमिकल चेंजेस, जैसे फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या आया था, फिजिकल चेंजेस आए थे, अभी क्या है, केमिकल चेंजेस आए, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ केमिकल चेंजेस, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्वमेंट ऑफ केमिकल चेंजेस, ठीक है। एक तो तुम्हारा ये हो गया। दूसरा रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच, भाई केमिकल चेंज है तो हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। इतना तो तुमने 9th-10th में पढ़ा होगा कि केमिकल चेंज का क्या मतलब है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं ना। अब इसमें आता है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ reaction in forward direction becomes equal to rate of reaction in backward direction। I think forward and backward समझ गए होंगे तुम लोग, ये बताने की जरूरत नहीं है, राइट? नाम से पता चल रहा है। सर फॉरवर्ड, हाँ हाँ बोलो। सर केमिकल इक्विलिब्रियम में सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन होता है? हाँ हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितना है उतना ही रेट बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया। बोलो डायनेमिक इक्विलिब्रियम हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एकदम बेसिक डेफिनेशन हो गई, फंडामेंटल। अब थोड़ा सा हम और स्पेसिफिक बनते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। तो हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम
इज अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट वेयर कॉन्सेंट्रेशन, देखो कॉन्सेंट्रेशन के काफी सारे मतलब मीनिंग्स होते हैं, ये मैंने बता रखा है। कॉन्सेंट्रेशन इज जस्ट कि सॉल्यूट कितना है सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर, वेयर कॉन्सेंट्रेशन of every species involved in reaction में जो भी species involved है उनका concentration becomes constant, है ना। ये जो पार्ट है, बाकी सब तो क्या है सबको पता है, थोड़ा बहुत सबको समझ में आ गया डायरेक्टली। ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इक्विलिब्रियम पे सबकी कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, ये सबसे मेन पॉइंट। ठीक है, तो हमारा इक्विलिब्रियम समझ में आया कि नहीं है? आप बताओ, कोई डाउट है तो बोलो। सर इक्वल होना जरूरी नहीं है ना, सिर्फ कांस्टेंट होने इक्वल चाहिए। कांस्टेंट होने चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना, क्योंकि रेट तुम्हारा सेम है ना। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट सेम हो गया तो तुम्हारे कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलो हम एक रिएक्शन लेते हैं। A प्लस बी जो है वो C प्लस डी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पे मेरा रेट है, यहां पे मेरा टाइम है। तो बताओ क्या नाम है, स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स के लिए क्या होगा, रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। देखो यहां पे कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है कि एक पॉइंट आया जब रेट सेम हो गई। तो ये वाली रेट कौन सी है कि भाई A प्लस बी C प्लस डी में जा रहा है, ये वाला क्या है C प्लस डी A प्लस बी में जा रहा है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट यस को मैं क्या बोलूंगा, इस पॉइंट को मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम। नो, एक और हम ग्राफ देखते हैं। ये मेरा है कंसंट्रेशन का और ये है मेरा टाइम का। ठीक है, यहां पे मैं रिएक्शन ले रहा हूं, ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और इधर बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। बट एक पॉइंट आता है जब दोनों का कंसंट्रेशन जो है कांस्टेंट हो जाता है। देखो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक और बात, यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं कि ये मेरा बी है, ये मेरा ए है। तो यहां पे जो कंसंट्रेशन होगी, चलो लेट्स यूज सम अदर पेन, तो ये क्या होगा ए, सॉरी ये क्या होगा बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी। देखो ये तुमको पता है ना, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ये पता है कि नहीं पता है? अब पता चल नो रहा सर। यस नो सर। कोई नहीं पता है, कोई बात नहीं, मुझे इतना ध्यान नहीं, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है, बट आई थिंक अभी आई नहीं होगी, अब आने लगेगी। तो ये इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे यहां पे हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई बी जो इक्विलिब्रियम पे बना है वो ज्यादा है ए से। बोले इस ग्राफ से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस
अब Yes, sir. चलो हम एक और ग्राफ बनाते हैं। अब इस ग्राफ को तुम लोग इंटरप्रेट करना, मैं बस बना रहा हूँ ग्राफ। सीधा लाइन तो जाता ही नहीं है। ये मेरा है कंसंट्रेशन और ये है मेरा टाइम। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। बताओ इसको इंटरप्रेट करो, इसका मतलब क्या हुआ? The concentration of B is equal to concentration of A. इक्वल हो जाएगा। बड़ा है। ई का इंक्रीज हो रहा है, ए का डिक्रीज हो रहा है, फिर एक टाइम पे कांस्टेंट। एक टाइम पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है ना इनकी, कि ए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू बी की जो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है। देखो ना, कंसंट्रेशन इक्वल होना, ज्यादा होना कैसे भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम पे दे शुड बी कांस्टेंट, दैट इज द केस, दैट इज द मेन थिंग। बट वो ज्यादा कम बराबर हो सकती है। अब बताओ इसमें क्या चीज है, इसमें क्या है ऐसा? इस ग्राफ को इंटरप्रेट करो। Concentration of A is greater than concentration equal equal नहीं हो रहा इक्विलिब्रियम से पहले। ये इक्विलिब्रियम है। मैं क्या बोलूंगा कि भाई ए इक्विलिब्रियम जो है वो ज्यादा है, बी एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो देखो तीनों ग्राफ जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चार ग्राफ, ये चार ग्राफ टोटल जो है ना, ये चार ग्राफ समझ में आ गए। इसका मतलब तुम्हें इक्विलिब्रियम का ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, एक ये वाला पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट, द concentration of every species involved in that reaction becomes constant at equilibrium। ये दोनों पॉइंट जो है ना, अगर ये ग्राफ समझ में आ गए तो दोनों पॉइंट अच्छे समझ में आ गए। अब वो क्या इन्हीं ग्राफ में घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं, अगर उन्हें स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछना है तो। बोलो सबको क्लियर हुए ग्राफ्स? सर एक सर ग्राफ सेकंड में और फोर्थ ग्राफ में एक में इंटरसेक्शन हो रहा है, दूसरे में वो पैरेलल पहले ही हो रहे हैं, तो कुछ उसका क्या तो सिग्निफिकेंस फोर्थ है? वाला एक बार बताइए ना फिर यार से। एक मिनट जो यार एक एक करके बोलो यार, ऐसे मत बोलो। ऐसे में मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा किसको क्या पूछना है। अच्छा मैं पूछता हूँ, 1 में कोई डाउट? सर 2 उसमें में कोई डाउट? जब तक वो कांस्टेंट रहेगा तब तक इक्विलिब्रियम में रहेगा वो। हाँ कांस्टेंट हट जाएगा तो इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। अरे यार किसने यहाँ पे डिस्टर्ब? सर हाँ बोलो। सर जिस तरह ए और बी का कंसंट्रेशन का हमने 3 अलग ग्राफ्स बनाए ना आपने अभी, हाँ उस तरह रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो टोटली कंसंट्रेशन वाला ग्राफ है ना, फर्स्ट वाला। हाँ फर्स्ट वाला तो रेट वाला है, रेट वाला कंसंट्रेशन। हाँ वही। अच्छा ओके। सेकंड में किसी को कोई डाउट? सेकंड वाले ग्राफ में? थर्ड वाले ग्राफ में किसी को कोई डाउट? सर सेकंड वाले में वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या डिनोट कर रहे हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट ये डिनोट कर रहा है कि इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो रही है, बट वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं बराबर, लेकिन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, ऐसा ना सर? एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। कंसंट्रेशन बराबर हो गई लेकिन इक्विलिब्रियम अभी तक नहीं आया। ओके। थर्ड और फोर्थ में किसी को कोई डाउट? तनु बेटा तुमको डाउट था ना कोई? हाँ सर फोर्थ में। देखो फोर्थ में क्या हो रहा है ना कि ए जो है भाई, ए डिक्रीज हो रहा है, बी इंक्रीज हो रहा है, बट पहले ए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ए का कंसंट्रेशन ज्यादा है बी के कंपैरिजन में। यहां पे क्या था, पहले सेकंड वाले ग्राफ में उल्टा था, बी का कंसंट्रेशन ज्यादा था ए के कंपैरिजन में। यस सर। ठीक है, चलो इसको हम सेव कर लेते हैं। वैसे अभी मैं बड़े मतलब बेसिकली नोट्स तो सबको अच्छे समझ में आ जाते हैं ना, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ सर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा चीज है, सारे नोट्स मैं यहीं लिखवा देता हूँ, अलग से वो पीडीएफ की जरूरत ही नहीं है।
जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वही सब कुछ तुम्हारे पास है। सर एक बार चैप्टर एंड होने के बाद पीडीएफ सेंड कर दीजिए ना, कुछ में कुछ मिसिंग हो तो हम ऐसे लिख लें ऐसा। अच्छा हाँ हाँ, वो मेरे को ध्यान नहीं रहता है, चलो मैं कर देता हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो तो सारे के सारे सब कुछ सेव है, तो एक बार में एक फाइल बन जाएगी। ठीक है, मैं थर्मोडायनेमिक्स का कर देता हूँ ना आज, नहीं भी कर मान लो भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना है ना, ये कुछ लेक्चर लेने के बाद है ना आधी चीजें ध्यान नहीं रहती, तो रिमाइंड करा देना अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो। ठीक है, अब आता है तुम्हारा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, लॉज ऑफ मास एक्शन। ठीक है, नाउ इसका क्या मतलब है लॉ ऑफ मास एक्शन? तो इसमें क्या है ना कि रेट एट विच substance react is directly proportional होता है, proportional to its active mass। सबका मतलब बताऊंगा। ठीक है, ये है एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है ना इज proportional to multiple of to the product of active masses of reactants raised to their stoichiometric coefficient। stoichiometric coefficient। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लेंथी वाला डेफिनेशन हो गया, बट जब बताऊंगा तो बहुत सिंपल लगेगा। तो दो साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग और वागी करके दो साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या है, उन्होंने इसके बारे में देखा कि पहले तो हम ये समझते हैं एक्टिव मास क्या होता है। एक्टिव मास का छोटा सा मतलब क्या नाम है, तुम शॉर्ट फॉर्म में या फिर बोल सकते हो एक सिंपल मीनिंग में बोल सकते हो, एक्टिव मास इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एक्टिव मास इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। तो मुझे एक बात बताओ, जब एक रिएक्शन हो रही है तो उसमें सबसे पहले कौन होता है? सबसे पहले कौन होता है कंटेनर में? कंटेनर में रिएक्शन रिएक्टेंट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो उसका जो रेट है, रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, वो किस पे डिपेंड होना चाहिए? रिएक्टेंट्स पे या प्रोडक्ट्स पे? रिएक्टेंट्स पे। देखो, रिएक्टेंट्स आर द वंस जो डिकम्पोज होके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, वहां से रिएक्शन तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है। तो सब कुछ उस रिएक्शन में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है किस पे? रिएक्टेंट्स पे डिपेंडेंट है। भाई रिएक्टेंट्स कितना जल्दी कन्वर्ट हो रहे हैं, कितना फास्ट कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो जो रेट है उस रिएक्शन का, दैट इज डिपेंडेंट ऑन रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे पूरा जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट का एक छोटा सा मतलब निकालूं तो इसका मतलब यही है, एक सिंपल वर्ड्स में, कि रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन रिएक्टेंट्स। ये तुम उसमें पढ़ो, केमिकल काइनेटिक्स में भी इसके बारे में बहुत आएगा। वैसे केमिकल काइनेटिक्स में पूरा यही है, रेट के बारे में ही है।
तो एक छोटा सा मतलब क्या है कि रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सर हाँ हाँ बोलो। रिएक्टेंट्स का रेट मतलब कैसे? रिएक्टेंट्स का रेट नहीं है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे बेसिकली, कि रिएक्टेंट्स ओके सर। पे वो डिपेंडेंट है कि रिएक्टेंट्स कितने जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कितना है उसका कंसंट्रेशन, तो वो उस पे डिपेंडेंट है। नाउ ओके सर। अब देखो इसके बाद जो ओवरऑल थोड़ा सा हो रहा है ना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो भी समझ में आएगा तुमको, धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी देखो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं मेरे पास, फॉर अ रिएक्शन मेरे पास है A प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू C प्लस डी। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन बताओ कौन सी है? A plus B plus A plus B plus B converting into C plus D. अच्छा इसमें रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? A और A plus A plus मैं क्या लिख रहा हूँ? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट क्या है? मैंने क्या बोला? ये किस पे डिपेंडेंट होता है? रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट होता है। अब ये लॉ क्या कहता है? अब हम लॉ के बारे में सुनते हैं। is proportional to the product of active masses, product of concentration of reactants raised to their stoichiometric coefficient। तो उनके प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन रेज्ड टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। वो क्या है? 1 बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं KF। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के बाद KF यहाँ पे क्या है? वो होता है रेट कांस्टेंट। अभी हम इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा काइनेटिक्स का पार्ट है ना। KF के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ये ऐसा हो गया। अब आती है यहाँ पे, मैं चलो बैकवर्ड डायरेक्शन लिख लेता हूँ। तो वो क्या है? C प्लस डी कन्वर्टिंग इनटू A प्लस बी। तो यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लिखूंगा? सर वो क्या हो KF जाएगा? क्या लिखा है आपने? KF तुम्हारा रेट कांस्टेंट होता है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम तुम्हें कुछ कांस्टेंट डालना पड़ेगा ना, तो वो होता है रेट कांस्टेंट। इसके बारे में तुम ज्यादा केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे, ये हमारे उतने काम का नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा KB C इंटू डी। बताओ ये वाली बात समझ में है कि नहीं है? यस सर। दो इक्वेशन आ गई मेरे पास। अच्छा बताओ एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? अभी तुमने सब कुछ पढ़ लिया, इतना कुछ पढ़ लिया। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? इक्वल हो जाता है रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, इजंट इट? तो ये क्या हो जाएगा? KF और KB इक्वल हो जाएगा। नहीं KF की भी इक्वल नहीं होगा, पूरा का पूरा प्रोडक्ट इक्वल होगा। अब क्या है? KF बाई KB, वो क्या हो गया? C D A B। अच्छा बताओ इन दोनों जो कांस्टेंट है, इससे एक नया कांस्टेंट बनता है, दैट इज KC। KC क्या होता है? जो तुमने पहले भी कहीं थर्मोडायनामिक्स में क्वेश्चंस कर रहे थे तो वहां पे आया, ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यस सर। तो KC क्या बराबर हो गया? KC हो गया C D का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, और AB। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यस यस सर।
ठीक है, ये तो हमने एक स्पेसिफाइड रिएक्शन ली. लेट्स टॉक अबाउट अ जनरल रिएक्शन. व्हाट विल हैपन इन जनरल रिएक्शन? जनरल रिएक्शन मतलब कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं. तो वो हो जाएगा ए प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू सी प्लस डी. तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूं भाई? C रेज raised टू to C into D raised to D upon A raised to small a into B raised to small b. बोलो, ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला आ गया. बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. यस. अब इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा भाई? इसका कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर होगा. C प्लस D माइनस A माइनस B. बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस. किसी को डाउट है तो बताओ. सर यूनिट वाला बताएं. यूनिट देखो ना, देखो सबके सब कंसंट्रेशन किस में आते हैं? स्टैंडर्ड क्या होता है कंसंट्रेशन का? मोल पर लीटर होता है. वैसे तो कंसंट्रेशन कैसे भी हम मेजर कर लेते हैं, बट जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड यूनिट है, दैट इज मोल पर लीटर. तो मोल पर लीटर सब में रख दो, सब में मोल पर लीटर ही तो आएगा, लेकिन ये भी आएगा साथ में, पावर भी तो है. C प्लस डी तो ऐड हो रहे हैं, ए और बी घट रहे हैं. सर ये पावर का हो जाता है, एक्सपोनेंट वाले लॉस इसमें लग जाता है. हाँ देखो ना, 2 raised to power 2, 3 raised to power 3. यहाँ पे तुम 2 raised to power 1 और 3 raised to power 1 करते हो, तो ये क्या होता है? 2 raised to power 2 minus 1, 3 raised to power 3 minus 1. यही तो होता है. ओके सर, वो यहाँ से ऐसा लग रहा था कि अलग बेस पे भी एप्लीकेबल है, इसलिए. नहीं सर, समझ गया. हाँ वो मुझे पता है, वो क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इतना बड़ा एक्सप्रेशन देख के. बोलो समझ में आया कि नहीं है? इक्विलिब्रियम समझ में आया कि नहीं आया? क्या होता है? लॉज ऑफ मोशन क्या होता है? बहुत इजी चैप्टर है, बहुत स्मूथ है. हाँ बोलो. किसी को कोई डाउट है तो बोलो. सर अगर ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन अगर उसमें हम कैटालिस्ट डाल देते, डाल दो कैटलिस्ट, कुछ नहीं होगा. उसके बारे में पढ़ेंगे लास्ट में. जाएगा ना मे बी. नहीं, उसके बारे में बात नहीं पढ़ेंगे अभी हम. वैसे तो कैटलिस्ट क्या करता है? वो क्या करता है? रेट को बढ़ा देता है. तो जिस रेट से वो बढ़ाएगा फॉरवर्ड को, उसी रेट से वो बैकवर्ड को ही बढ़ाएगा. तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा. जिससे पहले 10 मिनट में हो रहा था, अभी 5 मिनट में हो जाएगा. ये होगा. बट जो तुम्हारा के है ना, केसी, दैट विल बी सेम irrespective of anything except temperature. Kc केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट है. मैं लिख देता हूं, Kc जो है ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट है और किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट है. ध्यान रखना इस बात का. टेम्परेचर का बहुत रोल है इस चैप्टर में. सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केसी का टेम्परेचर. हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट डायरेक्टली एकदम डायरेक्टली नहीं बोलते, इसमें थोड़ा और भी केसेस आते हैं, डायरेक्टली नहीं बोल सकते. आएगा, धीरे धीरे आएगा तुम्हें, जब फॉर्मूला वगैरह से तुम्हें समझ में आएगा. ठीक है, डन. ठीक है, तो बस इतना ही, आज हम इतना ही करते हैं. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.